हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर जयकरण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दरोगा जी की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राज्य व्यवस्था की आज हमारी ये फोर्थ क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या कारण थे कि ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए गए और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का राजा कौन था, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसे हम बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रमुख प्रावधान। तो इसका पहला प्रावधान था, वो था कि इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। आपको याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसी के क्षेत्राधिकार को इसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो क्या होगा इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। आपको याद होगा कि मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे और तीन अन्य न्यायाधीशों के नाम थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। तो इसका पहला प्रावधान क्या हो जाएगा? इसका पहला प्रावधान हो जाएगा, इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान क्या होगा? दूसरा इसका प्रावधान हो जाएगा, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें क्या प्रावधान किया गया था? दूसरा इसमें प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। इसका क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं ये जानते थे कि भारतीयों का अपने धर्म के प्रति लगाव बहुत ज्यादा है और अगर हम उनके धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, वो हमारे खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। तो इसलिए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो क्या क्या प्रावधान हो गए? पहला प्रावधान हो गया, इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है
कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसको ब्रिटिश संसद में किसने पेश किया था? तो एक एमपी होते थे ब्रिटिश संसद में, जिनका नाम था एडमंड वर्क। क्या नाम था भाई? एडमंड वर्क। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में ये एडमंड वर्क एमपी हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? एडमंड वर्क। इन्होंने इसको जो है पेश किया था ब्रिटिश संसद में। उम्मीद करता हूँ आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के प्रमुख प्रावधान समझ आ गए होंगे। दो ही इसके प्रमुख प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं। पहला, इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अधिनियम हम देखते हैं। नेक्स्ट अधिनियम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो याद रखने वाली है, सबसे पहले तो यही बात हम याद रखेंगे कि इसको ब्रिटिश संसद में किसने पेश किया था। तो ब्रिटेन के पीएम थे, जिनका नाम क्या था? विलियम पिट्स। ठीक है। विलियम पिट्स ने इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया था। चलिए जानते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। तो इसके प्रमुख प्रावधान हम देखेंगे। प्रमुख प्रावधान। ठीक है। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था, वो था इसके द्वारा कंपनी के राजनैतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ऐसे जो व्यापारिक कार्य है, व्यापारिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा तथा राजनीतिक कार्यों के लिए एक 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। क्या हुआ? इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया तथा जो व्यापारिक कार्य हैं, व्यापारिक कार्यों को अब कौन देखेगा? व्यापारिक कार्यों को जो हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, वो देखेगा। और राजनीतिक कार्यों के लिए एक 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चलिए देखते हैं इसमें 6 सदस्य कौन कौन थे। 6 सदस्य कौन कौन होते थे? 6 सदस्य कौन कौन से थे? तो 6 सदस्यों में जो पहला हुआ करता था, वो था ब्रिटेन का राज्य सचिव का राज्य सचिव। और ये हुआ करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। ठीक है। दूसरा कौन था? दूसरा था ब्रिटेन का वित्त मंत्री।
और जो 4 अन्य सदस्य थे, जो 4 सदस्य थे, वो 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे। ठीक है? 4 सदस्य थे प्रिवी काउंसिल से, और इन सब की नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति करता था ब्रिटेन की जो क्राउन थी। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। जो 6 सदस्य थे, उन 6 सदस्यों में एक तो हुआ करता था ब्रिटेन का राज्य सचिव, जो इसका अध्यक्ष हुआ करता था। दूसरा था ब्रिटेन का वित्त मंत्री, और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से लिए जाते थे, और इन सबकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन ब्रिटेन का जो महारानी थी या राजा था, वो इनकी नियुक्ति करता था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या था पहला प्रावधान? इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, तथा व्यापारिक कार्यों को अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, और जो राजनीतिक कार्य थे, उसके लिए एक नए निकाय की स्थापना की गई, जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। 6 सदस्य कौन-कौन हुआ करते थे? पहला, ब्रिटेन का राज्य सचिव, जो इसका अध्यक्ष होता था। दूसरा, ब्रिटेन का वित्त मंत्री, और 4 सदस्य लिए जाते थे प्रीवी काउंसिल से। ठीक है? और इन सब की नियुक्ति कौन करता था? इन सब की नियुक्ति करता था ब्रिटेन का क्राउन। चलिए दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य तथा राजस्व संबंधी मामलों का अधीक्षण करेगा। ठीक है? दूसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य तथा राजस्व संबंधी मामलों का अधीक्षण करेगा। ठीक है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई। चलिए तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान इसमें क्या था? तीसरा प्रावधान इसमें किया गया, जो कलकत्ता है, कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बनाया गया। बनाया गया। ठीक है? चौथा प्रावधान इसमें क्या किया गया? चौथा प्रावधान इसमें किया गया कि गवर्नर जनरल को भारतीय राजाओं से युद्ध व संधि करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी होगी। लेनी होगी। ठीक है? चौथा प्रावधान इसमें किया गया कि गवर्नर जनरल को भारतीय राजाओं से युद्ध पे संधि करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी होगी। पांचवा प्रावधान क्या किया गया? जो पांचवा प्रावधान था, वो था भारत में कंपनी के
सॉरी, इसको ऐसे कर लेंगे, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लंदन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान हो गए? पहला प्रावधान तो ये हो गया कि इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब व्यापारिक कार्यों को कौन देखेगा? व्यापारिक कार्यों को तो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सॉरी, व्यापारिक कार्यों को देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीतिक कार्य हैं उनको कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्यों को देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हुआ करते थे। पहला कौन था? ब्रिटेन का राज्य सचिव था। दूसरा ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता था। और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल से लिए जाते थे, और इन सब की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की जो क्राउन है वो करती थी। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों के अधीक्षण की पावर दी गई। ठीक है, तीसरा इसमें क्या किया गया? कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बनाया गया। चौथा, गवर्नर जनरल को भारतीय राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी होगी। पांचवा प्रावधान इसमें किया गया, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों पर, देख रहे हो उनकी चालबाजी, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लंदन में कोर्ट की स्थापना की गई। इतने दोगले इंसान ये हुआ करते थे कि कोई अगर ब्रिटिश अधिकारी भारत में कोई करप्शन या कोई बात करता है तो उस पे मुकदमा कहाँ चला जाएगा? उस पे मुकदमा चलाया जाएगा लंदन में। इतने दोगले इंसान ये हुआ करते थे। तो ये हो गए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान। चलिए देखते हैं एक बार पूरी क्लास को फिर से दोहरा लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी हम जानते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? सबसे पहले तो बात आ जाएगी कि इसको ब्रिटिश संसद में किसने पेश किया था। तो ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया था, ब्रिटिश सांसद हुआ करते थे एडमंड वर्क द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? एडमंड वर्क के। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे? पहला इसमें प्रमुख प्रावधान किया गया था, इसके द्वारा कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा, सॉरी, दो ही इसके प्रमुख प्रावधान है। आगे पढ़ेंगे। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, सबसे पहले इसको ब्रिटिश संसद में किसने पेश किया था? ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था विलियम पिट्स द यंगर। ठीक है, उन्होंने इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, और यह हम कह सकते हैं कि कंपनी में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया, एक तो व्यापारिक विषय अलग कर दिए और जो राजनीतिक विषय थे वो अलग कर दिए गए। जो व्यापारिक विषय थे उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और जो राजनीतिक कार्य हैं उसके लिए 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन हुआ करते थे? पहला ब्रिटेन का राज्य सचिव, इसको बनाया गया इसका अध्यक्ष। दूसरा हुआ करता था ब्रिटेन का वित्त मंत्री, और 4 सदस्य लिए जाते थे प्रीवी काउंसिल से। इन सब की नियुक्ति कौन करता था? इन सब की नियुक्ति ब्रिटिश का राजा या ब्रिटेन क्राउन करा करती थी। आगे देखेंगे दूसरा प्रावधान क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य तथा राजस्व संबंधी मामलों का अधीक्षण करेगा। मतलब इसको जो है सुपरवाइजर बना दिया गया। जितने भी भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य तथा राजस्व संबंधी मामले होंगे उसका अधीक्षण कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई। तीसरा, कलकत्ता में कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। चौथा, गवर्नर जनरल को भारतीय राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
5वां प्रावधान क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लंदन में कोर्ट की स्थापना की गई और एक छठा प्रावधान इसमें किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, कि परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है? तो ये हो जाएँगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।